हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है मंडे जुलाई 19 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को। दोस्तों यहाँ पर एक जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मुंबई में 31 लोग जो हैं वो किल्ड हो गए हैं ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू रेन, हैवी रेन। मैं आपको बता दूं कि अब जैसे मानसून सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर क्या होगा कि आपको ऐसी खबरें देखने को अक्सर मिलेंगी जहां पर क्या होगा, फ्लड जैसी सिचुएशन आएगी और खासतौर पर मुंबई महाराष्ट्र में तो ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही होती है। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि आप अपने लेवल पे ये सोचकर देखो कि अगर आपको ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बोला जाए तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे पता चले कि आपकी क्या थिंकिंग एबिलिटी है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हो। कल को अगर आप जिला के कलेक्टर बनते हो तो ऐसे केस में आपसे पूछा जाएगा कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या प्रावधान करें, तो ऐसे केस में आप क्या क्या प्रावधान निकालोगे। तो अभी अपने लेवल पे आप जो जो चीजें कर सकते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए आपके लेवल पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो रेडी है अपने सारे के सारे डिस्कशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो हमारे जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट्री के सेशन वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला बजटरी सेशन, दूसरा मानसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। तो आप जानते हैं ये जो हमारा सेशन अभी स्टार्ट होगा दैट इज मानसून सेशन। दोस्तों मानसून सेशन के अंदर गवर्नमेंट का बोलना ये है कि देखो जितने भी हमारे पेंडिंग बिल्स हैं उनको हमें एक्ट में कन्वर्ट करना है। जो भी सीवियर इशू है इकोनॉमी के अंदर उसको हमें रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो जानबूझ के अड़चने लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए इनके कार्यकाल के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इनका बोलबाला हो जाएगा और हमारा बोलबाला कम हो जाएगा। तो ऐसे मोदी गवर्नमेंट का कहना भी बिल्कुल सही है। उन्होंने अपोजिशन पार्टी से साफ साफ कहा है कि अगर आपको हमारे किसी भी बिल में प्रॉब्लम आती है प्लीज हमें बताओ, हम उसको सही करेंगे, ना कि उस बिल को और ज्यादा लंबा खींचेंगे जिससे कि हमारे देश में दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज आपको लगती है जिसमें कंस्ट्रक्टिव चेंज आने चाहिए तो आप प्लीज, अब पार्लियामेंट्री डिस्कशन का मतलब क्या होता है, डिबेट होती है। उसमें सामने अपोजिशन पार्टी होती है और जो रूलिंग पार्टी होती है उनके बीच में डिबेट होती है। तो कहा जाता है कि डिबेट एक प्रेस्क्राइब मैनर में होनी चाहिए, यानी जायज होनी चाहिए, जिस बात को लेकर हम भी समझे और आप भी समझो बातों को। तो प्लीज कोई भी बिल को डिले नहीं करवाएंगे इस सेशन का। इनका मेन मोटिव है कि इस बार सेशन में मेजर जितनी भी चीजें उन सबको रिजॉल्व करके हम एक नई शुरुआत करेंगे। इसके नीचे आप यहां पर देखेंगे कई सारी पॉलिटिकल न्यूज। आप देखो पॉलिटिकल न्यूज का हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जो पॉलिटिकल न्यूज हमारे इंडियन पॉलिटी से कवर्ड होंगी मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो आपको पढ़ाने लायक हो। ये कोविड-19 वगैरह के फार्मर के प्रोटेक्ट को लेकर है। अच्छा, फार्मर का जो प्रोटेक्ट है वो किस लिए हो रहा है आप जानते हो? एमएसपी को लेकर हो रहा है। कभी इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। जिस दिन ये मामला थोड़ा सा गर्मा गर्मी पकड़ेगा उस दिन मैं आपको एमएसपी के बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम ये एजुकेशनल पॉइंट में भी कुछ ज्यादा नहीं, ये देखो ये हमारा एडिटोरियल पार्ट है। दोस्तों एक बात याद रखना, एडिटोरियल पार्ट पे आप ब्लाइंडली फॉलो अप मत करना, क्योंकि ये जो राइटर्स होते हैं इनका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। हम पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ये पर्सन बीजेपी से इन्फ्लुएंस हो सकता है ये पर्सन कांग्रेस से इन्फ्लुएंस हो सकता है इसकी रणनीति कुछ और हो। तो हमें सिर्फ एडिटोरियल पार्ट को एज अ एजुकेशनल वे में लेना चाहिए, ना कि पूरा ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए। ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि कोई भी एडिटोरियल है उस पर ब्लाइंडली फेथ आप नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, इस वजह से। चलो मैं आपको बताता हूँ, लिविंग द पास्ट बिहाइंड। ये वाला जो एडिटोरियल है बेसिकली ये अफगानिस्तान को लेकर बोला गया। आप जानते हैं इस टाइम अफगानिस्तान में और इजराइल में बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे की कसाकसी चल रही है। ये अफगानिस्तान की जो लैंड है उस पर कैप्चर करना चाहता है। अच्छा, अफगानिस्तान हमारे जो डिप्लोमेटिक एरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अफगानिस्तान टोटल 5 कंट्रियों की बॉर्डर्स को शेयर करता है। आप बताएंगे अफगानिस्तान की वो 5 कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो उनकी नेबरिंग कंट्री जिनसे उनके बॉर्डर को शेयर किया जाता है। इसलिए अफगानिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अफगानिस्तान पे अगर कोई चीज होगी तो उसका नेबरिंग कंट्री पे जरूर असर पड़ेगा। तो इसलिए अफगानिस्तान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। बस इसके बाद यहाँ पर आपको एक और एडिटोरियल मिलेगा नीचे की साइड में, सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। सेंसिटिव एंड प्रिसाइज में क्या है कि आजकल जैसा मैंने आपको पिछले 2 न्यूज़पेपर में बताया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है बेसिकली, अगर मैं इसकी बुनियादी तौर पे बात करूं, यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं को और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करके उनको गल्फ कंट्रीज वगैरह में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इनकी क्या होती है, ट्रैफिकिंग की जाती है। इनकी बोली लगा के इनको खरीदा और बेचा जाता है। ये हमारी मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब
इस बात को लेकर जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन कोई बेचने वाली, ह्यूमन इज नॉट अ कॉमोडिटी और अ गुड्स जिसको आप मार्केट में बेच रहे हो और खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप मानवता के खिलाफ जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अब आप समझो कि वुमेन्स को बेचने और खरीदने का पर्पस क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब इनको रोकने के लिए बात बोली गई है। तो यहाँ पर यही सेंसिटिव एंड प्रिसाइज में यही बातें बोली गई हैं। यहाँ पर एक चीज और आती है, एक है हमारा अ टॉलरेंट इंडिया कैन बी मेजोरिटेशन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आपको ये वाला एडिटोरियल पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पर स्टार्ट होता है अ न्यू चैप्टर इन नेपाल क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन देना पड़ा, उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसबैलेंस हो गई है। वहाँ की मेंबर जो हाउस है उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब हाउस को हम पूरा चेंज करेंगे। इसी वजह से नेपाल के अंदर एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो अपने तरीके से चीज़ों को संभालेंगे। लेकिन वो नए प्राइम मिनिस्टर भी जो बने हैं उनका भी जो कार्यकाल पीछे बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कुछ खासा अच्छा नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि नेपाल के पुराने प्रधानमंत्री कौन थे और नए प्रधानमंत्री कौन बने, आप इसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर हम और आगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेटिंग द बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन। ये बहुत ही अच्छा मतलब मुझे एडिटोरियल लगा पूरा पढ़ने में। अब इस एडिटोरियल में क्या बात बोली गई है कि लॉकडाउन के चलते बहुत से माइग्रेंट्स वर्कर्स को जो है वो जॉब लॉस हो गए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, लेबर चौक पे बैठते थे। यहाँ पर जो ठेकेदार होता था वो उनको लेबर चौक से लेकर आता था और काम करवाता था, और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाती थी। अब ऐसे केस में क्या हो, जब से लॉकडाउन लगाए तब से ये लोग गांव भाग गए। फिर गांव से जब आते हैं तो पता चलता है कि लॉकडाउन फिर लगने वाला है, फिर इन्हें गांव भाग जाना पड़ता है। अल्टीमेटली जो गांव एंड जो विलेजेस हैं उनमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ गई। अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब एक लैंड पे, एक खेत में 2 लोगों से काम चल रहा है तो अगर उसमें 4 लोग आके काम करेंगे तो भी आउटपुट उतना ही निकलेगा। तो क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली में या कहीं भी किसी भी स्टेट में काम करते हैं, जब उनका जॉब लॉस होता है या फिर लॉकडाउन की सिचुएशन आती है तो वो लोग वहां से छोड़कर गाँव भागते हैं। गांव में ऑलरेडी आउटपुट उतना ही निकलेगा जितना आपके पापा या भाई बहन कोई भी काम कर रहा है। आपके जाने से बर्डन और बढ़ जाता है और ऐसे में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो कहा गया कि अगर हम फायदे कैलकुलेट करने बैठे लॉकडाउन के तो कोई फायदा नहीं नजर आएगा सिवाय लॉस के। और सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे डेली वेज वर्कर्स पे पड़ा है, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रहते कहीं हैं और काम कहीं और करते हैं। तो ये देखा गया कि जो इनके बच्चे हैं उनका भी जो विकास है, जो डेवलपमेंट रेट है वो कम हो गया, क्योंकि अब वो बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे। बेसिकली वो बच्चे क्या करते थे, अपने मम्मी पापा के साथ हेल्प करते थे और हेल्प अब वो कर नहीं पा रहे हैं, स्कूल का उन्हें कोई अता पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बिगड़ चुकी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ होती है, दोस्तों ना तो ये कोविड-19 में कारगर साबित हो पाई और ना ही ये लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ है वो ही हो पाए। क्योंकि देखो, लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं, याद रखना। अगर मैं बोलूँ कि कोविड-19 का केस हो और आप लॉकडाउन लगा दो तो इससे कोविड-19 के केसेस कम हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप केसेस को पॉज कर रहे हो, सिर्फ पॉज का मतलब है रोक रखा है, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते इन केसेस को, ये बात हमेशा याद रखना। बट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे सही सोच रही है कि केसेस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए लॉकडाउन ही एक आखिरी सहारा होता है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन फिर भी लोग अब शौक के तौर पर निकलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ही लोग ऐसा समझते हैं कि कोरोना चला गया है और हम फ्रीली तरीके से आ जा सकते हैं। चलो, अब जो भी, अब हम कुछ कर नहीं सकते। 135 करोड़ की इंडिया की आबादी है तो 135 करोड़ की सोच है, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, गवर्नमेंट अपने लेवल पे। यहाँ पर और भी हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आती है, HAL प्लान्स मीडियम लिफ्ट चॉपर। अच्छा, HAL की फुल फॉर्म आप जानते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। बेसिकली इसका काम क्या है कि जो चॉपर्स यानी जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, चॉपर्स हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ पर बोला है कि ये जो चॉपर है ना हमारा, ये चॉपर क्या करेगा, अब जल सेना, वायु सेना और थल सेना यानी तीनों सेना के लिए काम करने के लिए लायक है। देखो, ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, बट हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के हिसाब से ये अगर एरोप्लेन का हम यूज करते हैं तीनों सेनाओं में तो इसका कहीं ना कहीं में फायदा मिले, बिकॉज ये पूरा जो सेगमेंट है ये पूरा मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ठीक है, चलो इसके अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आपके लिए कोई ऐसी खास खबर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये निकल कर आती है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, जैसे यूपीएससी वर्ग के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उस पेटिशन में बोला गया कि उनको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो उनके हेल्थ इशू रहा, लॉकडाउन के चलते वो चीज़ों को समराइज नहीं कर पाए, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर नहीं कर पाए। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक भी अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना चाहिए। रीज़न उसके पीछे यह है कि देखो,
ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्स है उनको पोस्टपोन किया, 5-5, 6-6, 8-8 महीने पोस्टपोन किया। तो अगर आपका हेल्थ इशू भी है तो वो हेल्थ इशू इतना लंबा भी नहीं चला होगा, और अगर लंबा चला भी है तो इसमें आप गवर्नमेंट अगर ये एक एक हेल्थ इशू के बारे में सोचेगी तो एग्जाम का जो ईयर है वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा सिस्टम ही हमारा खराब हो जाएगा। देखो आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, कोई ऐसा नहीं कि शॉप वगैरह बंद हो, अगर बंद भी थी तो कुछ टाइम के बाद वो खोल भी दी गई है। तो ऐसे में ये तो देखो यूपीएससी की कोई अपनी वो नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो वो आपके लिए एक अटेम्प्ट बढ़ा दे। हाँ, अगर एग्जाम उसी टाइम होते और आप कहते कि हाँ हमारी तैयारी नहीं हो पाई तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतना टाइम बढ़ा दिया आपके लिए, एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, और अब आप ये चाहो कि हमारे लिए अटेम्प्ट भी बढ़ा दें, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ अभी जो है इस पर पिटीशन फाइल की गई। बट जहां तक मुझे लगता है मेरी बात बिल्कुल ये लोग भी समझते होंगे, और कल को देखना यही डिसीजन आया कि यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं बढ़ाया जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ड्यूरेशन जो एग्जाम के है वो बढ़ा दिया। अटेम्प्ट तब बढ़ाया जाता जब एग्जाम की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाई जाती। इसके बाद अगर हम आगे चले तो ये तालिबान को लेकर है। तालिबान ने वैसे भी अफगानिस्तान के बहुत सारे जो एरिया को कैप्चर कर लिया है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें फ्लड की, तो जो फ्लड है वो जर्मनी और यूरोपियन सेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है ना कि जब बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है तो यहाँ भी फ्लड की सिचुएशन जो है वो बढ़ जाती है, यहाँ भी एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके लिए बाकी तो और कोई रिपोर्ट है नहीं, यहाँ से स्पोर्ट्स वाले सारी चीज़ आ गई। और आज तो बिजनेस साइकिल आया नहीं, क्योंकि आज 9:15 पे तो स्टॉक मार्केट हमारा खुलेगा और फिर कल उसकी न्यूज़ आएगी। तो यानी आज के हमारे पास बिजनेस सेशन में और कुछ भी नहीं, बस यही था हमारे पास। तो कुल मिला के आज का सेशन हमारा एक छोटा सा सेशन था, कोई ज़्यादा खास इसमें चीज़ें नहीं थी जो मैं आपको बता पाता। लेकिन एक यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट, हाँ ये रहा, यहाँ ध्यान देना आप लोग। अभी मैं आपको ना जो रमेश सिंह की सीरीज चला रहा हूँ उसके अंदर एक चैप्टर आएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसके अंदर बैंकिंग के बारे में आपको पूरा डिटेल डिस्कस करवाऊंगा। उस टाइम पर ये रेट्स आपके बड़े काम आएंगे। यहाँ पर देखो बैंक क्या करती है, आपको जानते हो कि जो आरबीआई है वो एक सोल मॉनेटरी अथॉरिटी है। इसके अंदर एक कमेटी होती है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के। ये लोग क्या करते हैं, हर 2 महीने पे ये अपनी मीटिंग बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। अब इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि बैंक रेट, एसएलआर रेट, सीआरआर रेट वगैरह क्या होंगे, बेस रेट क्या होंगे, एमसीएलआर क्या होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट क्या होगा। उस हिसाब से बैंक्स अपने पास चीज़ों को रिवाइज करती है हर 2-2 महीने पे। कहा जाता है साल में, जैसे हर 2-2 महीने पे मीटिंग होगी तो साल में 6 मीटिंग होगी, बट ये नहीं कि ज़रूरी है कि 6 मीटिंग हो, 4 मीटिंग मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 6 कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उस चीज़ को बेस मानते हुए सभी बैंक्स क्या करती है, अपने अपने एफडी के रेट को डिसाइड करती है, होम लोन के रेट को डिसाइड करती है। यहाँ पर देखो अलग अलग बैंकों ने अपने अलग अलग एफडी के रेट निकाले हुए, ठीक है, लेकिन एक बेस रेट के नियर बाई होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा बाकी बैंकों में, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बोलो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई। अब एक बात याद रखना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल 12 बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में। जैसे आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा, केनरा बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कुल हमारे पास सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक बचे हैं। बाकी सारी बैंकों को आप जानते हो निर्मला सीतारमण जी ने 19 जुलाई 2020 के अंदर इन सबको मर्ज कर दिया था, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें मैं आपको बैंकिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में बस यही चीजें खास थी जो मुझे लगी, और आपको मैंने वो सारी की सारी चीजें बता दी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दूसरा चैनल जो हमारा इकोनॉमिक्स सीजी है, उस पर हम क्या करते हैं, अपने पास रमेश सिंह जो इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी एस्पिरेंट्स वालों के लिए हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो आप वहां पर भी जाके इन चीजों को फॉलो अप कर सकते हैं। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।